हाय फ्रेंड, जय हिंद। आइए आज हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है, तो ये होता क्या है घर्षण बल? जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, तो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव करने का कोशिश करता है, तो उसी को घर्षण बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये बुक है और ये डस्टर है। ठीक है, अगर इसको हम मूव कराना चाहेंगे तो दोनों सरफेस के बीच में जो है एक फोर्स काम करेगा। ठीक है, जो इसका मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, इसका गति को क्या करेगा, अपोज करेगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, घर्षण फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होगा, अगर उसके बीच में फोर्स लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे, घर्षण फोर्स। जैसे यही है, अगर इसको हम मूव कराएं तो ये दोनों सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है जो इसके मोशन के अपोजिट लगेगा। अगर हम मोशन इधर करा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, घर्षण फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब घर्षण फोर्स में क्या क्या होता है, तो अगर घर्षण फ्रिक्शन फोर्स का इसका डिफिनेशन बोले, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट of two objects when there is a there is a relative motion or tends to move on each other। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है तो क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच के कांटेक्ट एरिया के बीच में काम करता है। जब ये तो या तो रिलेटिव मोशन होता है या दोनों के बीच में टेंस करता है कि एक दूसरे के ऊपर हम लोग मूव करना चाहिए, तो इसी को बोलता है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला जो होता है, ये होता है म्यू एन। ठीक है, म्यू एन। मान लिए ये सरफेस है, ये सतह है। ठीक है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई बॉडी। ठीक है, जिसका वेट कितना है, मास है एम, मास एम है। तो जब हम इधर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम इधर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो कांटेक्ट एरिया है, ये कांटेक्ट जो है, तो इसके बीच में जो है ना, ये सरफेस और बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस है, उसमें एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, फ्रिक्शन फोर्स। इसको एफ आर से डिनोट करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, एफ आर से। एफ आर मतलब फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये एफ आर का वैल्यू जो है तो किस पे डिपेंड करेगा, ये मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जब ये सरफेस पे है तो इसका एक नॉर्मल लगेगा एन नीचे की ओर, तो कितना लगेगा नीचे की ओर, एन बराबर कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स एम जी। एम क्या है, मास, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका एन का वैल्यू यहां से आ गया, कितना है, एम जी। एम हो जाएगा मास, जी हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस कांटेक्ट, ये जो कांटेक्ट सरफेस एरिया है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा एन पे, एम इंटू जी। और म्यू, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको घर्षण का नियतांक बोलते हैं, घर्षण का नियतांक। ये म्यू जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। म्यू जो है, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, एक तो नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, दोनों के बीच में। और ये कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इट म्यू डज नॉट
डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। तो ये जो है क्या होगा, दोनों सरफेस का जो नेचर है, ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, और व्यू जो है डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो इस पे जितना लगेगा उतना ही इस पे भी लगेगा, ठीक है। तो ये एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लिया कि ये बुक है, ठीक है, इस पे अगर हम मूव कराना चाहें तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है तो इस पे जितना लगेगा उतना ही इस पे लगेगा, ठीक है। तो ये, हाँ, ये नेचर के कारण अलग हो सकता है, ये नेचर के कारण अलग हो सकता है, लेकिन सरफेस एरिया के कारण अलग नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों के कॉन्टेक्ट, तो ये हो गया। अब मान लिया कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है क्या, ये जीरो से शुरू होता है, ठीक है। म्यू का वैल्यू जो हमेशा होगा वो कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेकर के वन तक। वन मतलब मैक्सिमम हो गया और जीरो मतलब मिनिमम। जब फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स जो होता है तो वो अप्लाइड फोर्स पे भी डिपेंड करता है, ये नहीं कि एकाएक, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। एफ आर जो है म्यू इंटू एन, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, अब चलते हैं देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लिया ये एक सरफेस है, इस पे एक मास को रखते हैं, एम मास को, ठीक है, इसका मास एम है, ठीक है। तो इसके दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। तो देखिए अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, एफ आर बराबर, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, एफ आर लगेगा, ठीक है। और एफ आर का मैक्सिमम वैल्यू होगा, एफ आर का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, म्यू इंटू एन, और एन बराबर क्या होता है, एम जी, ठीक है। तो यहाँ म्यू, यहाँ एम जी आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं कि मास का वैल्यू, हाँ, मान लिए एम का वैल्यू दिया हुआ है 20 kg, ठीक है। कोई एक एग्जांपल में म्यू का वैल्यू जो दिया है, म्यू बराबर मान लेते हैं 0.2 दिया हुआ है, ठीक है, 0.2 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग फोर्स एक अप्लाई कर रहे हैं, ये एफ अप्लाइड, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं फोर्स, और इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दोनों कॉन्टेक्ट के, दोनों सरफेस के बीच में। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, एफ आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.2, एम का वैल्यू 20, और जी का वैल्यू मान लिया 10, जी बराबर मान लेते हैं अभी 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 न्यूटन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब क्या होगा कि यहां हम लोग अप्लाई फ्रिक्शन फोर्स, ये एफ अप्लाई, और ये एफ फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है। एक नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए कि एफ अप्लाइड, एफ का वैल्यू हम मान लिए 0 न्यूटन रखें, तो ये फ्रिक्शन का फोर्स क्या होगा, एफ आर भी 0 होगा। अगर हम एफ का वैल्यू 2 न्यूटन रख रहे हैं, ठीक है, तो ये एफ आर भी क्या होगा, 2 न्यूटन होगा। उसी तरह से अगर एफ का वैल्यू हम
10 न्यूटन रख रहे हैं तो एफ आर का भी वैल्यू क्या होगा, 10 न्यूटन होगा। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए एफ आर का वैल्यू हम 20 न्यूटन रख रहे हैं, सॉरी एफ का वैल्यू 20 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो एफ आर का भी वैल्यू क्या होगा, 20 न्यूटन ही होगा। इस तरह से एफ आर अगर एफ अगर 30 न्यूटन है तो एफ आर का भी वैल्यू क्या होगा, 30 न्यूटन होगा। अब अगर हम अप्लाई करते हैं एफ बराबर 40 न्यूटन, तो एफ आर का भी वैल्यू क्या होगा, 40 न्यूटन होगा। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, अगर हम एफ बराबर अब यहाँ अप्लाई करें कितना, 40.1 न्यूटन, तो एफ आर का भी वैल्यू क्या होगा, 40 न्यूटन ही होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है 40 न्यूटन। उसके बाद अगर एफ बराबर हम अप्लाई करें 42 न्यूटन, तो एफ आर का भी वैल्यू होगा 40 न्यूटन ही। और अगर एफ बराबर अप्लाई करें अगला, एफ बराबर अगर हम 60 न्यूटन अप्लाई करें, तो एफ आर का वैल्यू कितना होगा, ये 40 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, ये चीज है। अगर यहीं पे हम एक चीज और देखें, नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स ले हम यहाँ पे एफ नेट, यहाँ पे अगर हम एफ नेट निकालें तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा एफ अप्लाइड माइनस एफ आर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, ये 0 माइनस 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। देखिए जितना अप्लाइड फोर्स है उतना फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे से शुरू हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 न्यूटन, यहाँ कितना आ जाएगा 2 न्यूटन, यहाँ कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। तो देखिए ये हो क्या रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक आएगा। एफ आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एम जी, इसका वैल्यू मैक्सिमम है, इतना तक आएगा। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद अप्लाइड फोर्स, तब ये बॉडी मूव करेगा। तो जब हम कोई बॉडी को अगर मूव कराना चाहते हैं तो उसमें अगर हल्का सा फोर्स लगाए तो वो मूव नहीं करेगा। अगर वो फोर्स मतलब दोनों सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा तो मूव कर जाएगा, कितना भी कम फोर्स अप्लाई करेंगे वो मूव कर जाएगा। अगर कोई दो सरफेस है जिसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, तो अगर पहले हल्का फोर्स लगाएंगे, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स से अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद एक मैक्सिमम लिमिट में आने के बाद उसके बाद बॉडी मूव करेगा। जब ये फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर देंगे हम अप्लाइड फोर्स, तब जाके क्या होगा, बॉडी मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर इस पे हम ग्राफ बनाए इसका, इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहे तो क्या आएगा, देखिए फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स का, ये है एफ अप्लाइड और ये है एफ फ्रिक्शन, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो रहा है कि जब 0 है तो ये भी 0 है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम लिमिट तक गया, कितना 40 तक, 40 में जाने के बाद क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, ये हल्का सा ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट से पूरा नीचे आ जाता है। तो ये देखिए ये कितना है, 40 है, यहाँ कितना है 40 है। ठीक है, 40। ये ग्राफ कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या कर रहा है कि देखिए जब फोर्स 0 है, अप्लाइड फोर्स 0, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं उतना बढ़ रहा है। ये 40 आया, उसके बाद क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर वाला पार्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको बोलेंगे, ये पॉइंट पे जो है इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इधर जो बोलेंगे इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग
फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बॉडी रेस्ट में है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद एक और आता है रोलिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी रोल करता है। तो ये सबसे ज्यादा कौन होगा, ये सबसे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। उसके बाद स्लाइडिंग होगा, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन आता है, ठीक है, इससे छोटा होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, ये जीरो से कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे ये कभी बड़ा तो नहीं होगा, एक बार होगा जब लिमिटिंग हो जाएगा, उसके बाद ये छोटा ही रहता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, या इतना ही तक रहने दीजिए, ये लिमिटिंग मैक्सिमम हो गया, स्लाइडिंग हो गया, उसके बाद रोलिंग हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लिए कि कोई रेलगाड़ी जब चलता है तो उससे पहले वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, मतलब खड़ा है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण खड़ा है। जब वो स्टार्ट करेगा तो देखेगा कि वो क्या करेगा, पहले हल्का सा फोर्स लगाएगा तो कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे तो एक बार अचानक जर्क मारता है, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, जैसे वो बॉडी फिर मूव करना शुरू कर देता है तो क्या होता है, उसका हल्का सा कम हो जाता है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसी तरह से कोई कार रोड पे चलेगा तो पहले क्या है, स्टार्ट किए अगर हल्का सा एक्सलेटर दिए तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम एक्सलेटर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, तब जाके वो मूव करेगा। तो ये अचानक आएगा, जर्क मारता है, उसके बाद ऐसे ग्राफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स का, एफ आर बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू एम जी। ठीक है, अब ये जैसे देखिए ये पेन है, इसको हम रखे कैसे, इस पे हम एक नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, तब ये दोनों के बीच में क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिससे ये रेस्ट पे है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे है, अगर इसको छोड़ दे तो गिर जाएगा, लेकिन इसको हम जैसे लगाएंगे तो ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। तो ये नॉर्मल फोर्स जो होता है सरफेस के क्या होता है, इसलिए इसको नॉर्मल होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, दोनों सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। तो ये जितना एक लिमिट से अगर कम लगाएंगे तो ये गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर इसको हम बहुत रखे हैं, उसके धीरे धीरे अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम जो फोर्स लग रहा है, लिमिटिंग फोर्स वही बोलते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन, एक ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है, एक ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है, क्या बोल रहा है कि 5 केजी का वस्तु है, 0.2 घर्षण गुणांक, ठीक है, 0.2 क्या है, घर्षण गुणांक यानी कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, गुणांक सतह पर रखी है, यदि वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान क्या होगा, वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान क्या होगा, यदि आरोपित बल 10 न्यूटन है, आरोपित बल क्या बोल रहा है, 10 न्यूटन, और दूसरी बात क्या है, ये दूसरा नंबर पे क्या दिया है, यदि आरोपित बल 12 न्यूटन है। तो देखिए ये सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, बॉडी है, जिसका क्या दिया है, एम बराबर कितना दिया हुआ है, 5 केजी, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है ये 0.2। ठीक है, ये फ्रिक्शन, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो ये पहला नंबर पे क्या बोल रहा है कि 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ए नंबर पे दिया है एफ अप्लाई 10 न्यूटन, दूसरा में दिया है बी नंबर में एफ अप्लाई 12 न्यूटन। तो बोल रहा है वस्तु पर करने वाले घर्षण फोर्स का मान क्या होगा, एफ आर पूछ रहा है, दोनों कंडीशन में वर्क, ठीक है, एफ आर दोनों, तो ये एफ अप्लाइड है, ठीक है, इधर फ्रिक्शन फोर्स एफ आर काम करेगा। तो देखिए अब हम लोग एफ आर मैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ आर मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू एम जी, म्यू का वैल्यू 0.2, एम का वैल्यू 50 नहीं 5 के जी दिया है, 5 के जी, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। अब देखिए ए नंबर में क्या बोल रहा है, एफ अप्लाइड, अब एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, ए नंबर में बोल रहा है एफ अप्लाइड दिया हुआ कितना 10 न्यूटन, तो एफ नेट बराबर क्या होगा, एफ अप्लाइड माइनस एफ आर, मतलब कितना हो गया 10 माइनस 10 यानी कि 0 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा
0 न्यूटन जो है तो फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, कोई मोशन नहीं होगा। उसके बाद बी नंबर क्या बोल रहा है, बी नंबर 12 न्यूटन दिया है, एफ अप्लाइड का वैल्यू कितना दिया है, 12 न्यूटन। तो एफ नेट, नेट फोर्स जो अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, एफ अप्लाइड माइनस एफ आर, यानी कि 12 माइनस 10 यानी कि 2 न्यूटन। कितना लगेगा फोर्स इस पे, 2 न्यूटन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप डी पूछा गया है कितना, 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कितना अप्लाइड फोर्स। तो देखिए जब 10 न्यूटन लगा अप्लाइड फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स कितना, 0। और जब 12 न्यूटन लगा तो 2 न्यूटन फोर्स इसको नेट फोर्स मिल रहा है, यानी कि 2 न्यूटन नेट फोर्स मिल रहा है। तो ये एक्सेलरेशन करेगा, वो कितना करेगा, एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहेंगे बी नंबर का तो एफ नेट बाय एम हो जाएगा। एफ नेट कितना है, 2/5 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जब बी नंबर में ये एक्सेलरेशन करेगा कितना, 0.4 से, और ए नंबर पे क्या रहेगा, वो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में। 1 केजी के द्रव्यमान का पत्थर को 20 मीटर के वेग से, ठीक है, वेग से झील की जमी सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें, ठीक है। ये है चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी, ठीक है, जो फोर्स वाला है, बल वाला चैप्टर है, उसी से है न्यूटन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एक्सरसाइज का। बोल रहा है क्या कि 1 केजी द्रव्यमान का एक पत्थर है जो 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से झील में जमी हुई सतह पर फेंका जाता है और 50 मीटर तय करने के बाद वो रुक जाती है। तो मान लीजिए कि ये झील का सतह है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को फेंके हैं हम, कितना केजी मास का है ये कांटेक्ट में है, 1 केजी, एम बराबर दिया हुआ है 1 केजी, ठीक है। जब इसको फेंका गया कितना मीटर पर सेकेंड से, यू बराबर 20 मीटर पर सेकेंड से, ये यू वेलोसिटी है। अब यू मत मान लेना, म्यू को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और यू को सिंपली ऐसे लिखे। ये फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, और ये 50 मीटर दूरी, यानी कि यहाँ जाने के बाद ये स्टॉप हो गया, कितना, यहाँ से यहाँ 50 मीटर, ठीक है। तो एस बराबर कितना दिया है, 50 मीटर। तो ये रुका किस कारण से, कौन सा फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दोनों सतह के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये 50 मीटर दिया है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए u बराबर दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और s बराबर दिया हुआ 50 मीटर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और v बराबर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो रहा है इसलिए v बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 50, ए का वैल्यू नहीं पता है तो ये आ जाएगा, तो इधर 400 माइनस में बराबर 5 दूना 10, ये बराबर कितना हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये इधर काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन के ऑपोजिट में काम करेगा। तो अब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ आर बराबर म्यू इंटू, अच्छा ये जो एफ आर जो होगा तो इसी के फोर्स के कारण तो रुका है ना, तो एफ आर बराबर हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा एम ए, क्योंकि ए माइनस में है, 1 इंटू -4 यानी कि -4 न्यूटन। -4 न्यूटन इसलिए आया कि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एफ का अगर मैग्नीट्यूड होगा तो 4 न्यूटन, ठीक है। तो ये रुक ही रहा है किस फोर्स के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, इसलिए जो फोर्स लग रहा है इसका इधर लग रहा है नेगेटिव में, वही क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, हाँ, एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन है, रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले डिब्बे को सीधी पटरी पर खींचती है, सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 4000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 4000 नहीं 40,000 न्यूटन, ठीक है, इंजन कितना लगा रहा है, 40,000 फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन, और पटरी 5000 न्यूटन घर्षण बल लगाता है,
तो नेट त्वरण बल तथा रेल का त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, तो ये मान लीजिए रेल का पटरी है, ठीक है, यहाँ पे इंजन है, एक मिनट, मान लीजिए ये इंजन है, ठीक है, इसका मास कितना दिया गया है 8000 kg, M1 बराबर 8000 kg, और इससे 5 को लगा हुआ है बोगी। ठीक है, 1 2 3 5, तो ये इधर जा रहा है। ठीक है, कितना फोर्स से लगा रहा है, ये एफ कितना लगा रहा है 40,000 न्यूटन, एफ बराबर कितना 2 3 कितना 4000 हो गया 40,000 न्यूटन। ठीक है, और ये सबका मास कितना दिया हुआ है, सबका M2 मान लेते हैं, ये M2 ये M2 ये M2 ये M2 ये M2, और M2 का वैल्यू दिया गया है कितना, M2 का वैल्यू हर डब्बा का 2000 kg, 2000 kg, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास M बराबर M1 प्लस 5 M2, क्योंकि 5 गो डब्बा है, 5 डब्बा दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाए M1 का वैल्यू 40,000, ये 8,000 प्लस 2 गुना 5 गुना 2000, 5 गुना 10 और 8 18,000, इतना केजी वेट है। ठीक है, इतना केजी वेट है। अब क्या बोल रहा है कि एफ आर लग रहा है, एफ आर कितना लग रहा है हमको, ये जो पीछे लग रहा है टोटल फ्रिक्शन फोर्स पटरी में एफ आर, तो वो दिया गया है हमको 5,000 न्यूटन, 1230, इतना न्यूटन। तो एफ नेट क्या होगा, नेट त्वरण फोर्स पूछ रहा है इसमें, तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एफ अप्लाइड, ठीक है, जो ये है 40,000 माइनस एफ आर, यानी कि 1 2 3 4 माइनस, तो कितना हो जाए 35,000 न्यूटन। ठीक है, ये नेट फोर्स लग गया, इसके कारण त्वरण होगा। और पूछ रहा है क्या, रेल का त्वरण, बी नंबर पूछ रहा है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ए बराबर क्या हो जाएगा एफ नेट बाय मास एम, एफ नेट कितना हो गया 35 बाय 18,000, 3 जीरो खत्म, तो ये कितना आएगा 1.9 के आसपास आएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो त्वरण कितना हो जाएगा 1.9, ठीक है, के आसपास होगा अप्रोक्सीमेट में, ये हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो इसको भाग देके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, क्या बोला था कि एक इंजन है जिसका वेट है कितना है, मास 8,000 kg, 5 को डब्बा को खींच रहा है आगे की ओर, अप्लाइड फोर्स है 40,000, और फ्रिक्शन फोर्स एफ आर बराबर दिया गया है कितना 5,000। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें नेट फोर्स क्या काम करेगा, नेट फोर्स 40,000 माइनस 5,000 35,000 न्यूटन, और एक्सेलरेशन क्या काम करेगा नेट फोर्स बाय मास कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है उसी चैप्टर का, फ्रिक्शन फोर्स से ही है, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल क्या है। ठीक है, यदि गाड़ी को क्या बोल रहा है 1.7 मीटर से लाना है, तो ये मान लीजिए रोड है, एक गाड़ी है, ठीक है, इसका मास कितना दिया हुआ 1500 kg, एफ बराबर कितना, और एक गाड़ी 1500 kg के है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो ये बल उसी के कारण ना, ये आपका दिया हुआ है -1.7 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। तो ये किस फोर्स के कारण रेस्ट पे आएगा, ये आगे मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, तो इसको रेस्ट में लाना है, तो ये एफ आर ही होगा। तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ आर बराबर एम इंटू ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1500 इंटू 1.7, 17×5 = 85 या 15×7 = 105। हाँ, उसके बाद 15 क्या 15 और 7 22, इतना न्यूटन लगे। तो एफ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2250 न्यूटन। ये इसी फोर्स के कारण ये रेस्ट पे आ रहा है, ठीक है, ये यू है, ठीक है। कोई वेलोसिटी से जा रहा है और इसको रेस्ट पे लाना है, तो कितना रिटार्डेशन दिया है अब मंदन, ठीक है 1.7। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स का वैल्यू एम इंटू एफ आर बराबर एम इंटू ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में भी है, क्या फ्रिक्शन फोर्स से ही है। हम एक लकड़ी के बक्से को 20 मीटर बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, हम एक बक्से को जिसका मास नहीं दिया हुआ है, मान लें कि ये सरफेस है, इस पे एक बक्सा दिया हुआ है, इस पे हम लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ बराबर 200 न्यूटन, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है कि 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। नियत वेग यानी कि वेलोसिटी क्या है इसका, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। u बराबर या v बराबर मान लेते हैं, v बराबर क्या है कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो a क्या होगा, एक्सेलरेशन, a बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, कांस्टेंट दिया गया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ये एफ आर क्या लग रहा है ये पूछ रहा है, तो ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर एफ नेट बाय एम, एम हमको नहीं दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं। अब एफ नेट का वैल्यू क्या होता है, एफ अप्लाइड माइनस एफ आर, यही तो है एफ अप्लाइड, और ये ए, ये तो वैल्यू जीरो दिया हुआ है, ए का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, तो एफ अप्लाइड कितना है 200 न्यूटन, और ये एफ आर कितना है नहीं पता है, आपको पता करना है, तो एफ आर इधर आएगा, तो एफ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। तो इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, क्योंकि v कांस्टेंट है इसलिए a जीरो हो जाएगा। a क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या a जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो चेंज होगा तभी a पूछा है, ठीक है, चेंज नहीं है इसलिए जीरो, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना था, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आज देखे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स पे, इसका बेसिक भी देखे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर कोई दूसरा चैप्टर, ठीक है, थैंक यू।